हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय शो रोशनी अंधकार के बाद गुफ्तगू मेरे यानी पूजा व्यास के साथ। आज हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए उसके पीछे पड़ना पड़ता है। ये एक ऐसी महिला है जिन्होंने अपना रास्ता ढूंढने के लिए कई सारे रास्तों पे कहीं हार्डवर्क किए। मैं बात कर रही हूँ मिसिस वैशाली हरीन गोहिल। वैशाली जी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा लगा आप हमारे शो पे आए। वेलकम ऑन आवर शो रोशनी। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बार आपको सुना, बहुत बार देखा। कितने लोग आपको रोज सुनते हैं, काफ़ी बार देख भी रहे होंगे, मगर आज की बात कुछ और है। आज लोग आपके बारे में जानेंगे। वैशाली हरीन गोहिल के लिए आज हम बात करेंगे ऑन आवर शो रोशनी। कहाँ से कैसे इसकी शुरुआत हुई, हम जाएंगे आपके बचपन में। बॉर्न एंड ब्रॉट अप मेरा बॉम्बे में है। 6 स्टैंडर्ड तक मैंने बॉम्बे में मेरा बचपन बिताया हुआ है। और पेरेंट्स में मेरी मम्मी टीचर थी नानावटी स्कूल में, पापा लेक्चरर थे पोदार हाई स्कूल में, और हम 3 भाई बहनें थे। और आई एम फ्रॉम जैन फैमिली, तो ऐसा माना जाता है कि सबका खुद का बिजनेस एक होना चाहिए। ओके। तो तब पापा ने डिसाइड किया कि अभी बॉम्बे से कहीं और शिफ्ट होते हैं और वहाँ खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और इसीलिए पापा ने तब डिसाइड किया, मम्मी का बहुत सपोर्ट था, पापा मम्मी ने साथ में फिर सूरत शिफ्ट कर गए हम लोग। ओके। तो ये बात कैसे पता चली कि वैशाली में म्यूजिक का टैलेंट है? बहुत सालों पहले पूजा ऐसा था कि जैसे घर में सब मिल गए और अंताक्षरी खेलते थे हम। तो पहले तो अंताक्षरी खेला तो मुझे याद है कि मुझे पूरे पूरे गाने याद थे। क्या तो बात? मेरी बुआ सब ऐसे बोलती थी कि नहीं उसके आगे का भी गाना तू गा ले, चलो तू अच्छे। तो तब तो ऐसा लगता था कि ये लोग खाली ऐसे ही कि बुआ है तो तारीफ एनकरेज कर रहे हैं। पर फिर वाकई में मम्मी को शायद ऐसा लगा होगा, और फिर उसने टीचर मेरे लिए स्पेशली घर पे रखा था। मतलब इतने सालों पहले बहुत हार्ड था कि सर या टीचर घर पे आके पढ़ाए आपको, और ये आपके लिए आपके पेरेंट्स ने फैसिलिटीज बनाई करी थी। और क्योंकि मैं पढ़ाई में भी काफ़ी ठीक ठाक थी, अच्छी थी, तो वो दोनों साथ में मेरा पैरेलल चलता रहा। तो ये आपने अपना पूरा बचपन दोनों चीज को बैलेंस किया, म्यूजिक को भी किया और स्टडीज को भी किया। तो ये आपकी बचपन की अचीवमेंट्स है। फिर बात आगे कहाँ पे चली? एक चीज़ पूजा मैं बताना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ों के साथ में मुझे अभी याद है कि मैं तभी भी इतने सालों से भी मैं खुद कहीं ना कहीं एंगेज रहती थी। मतलब मान लो 12 to 5 मेरा स्कूल है। फिर मैं 5 to 6 में घर पे थोड़ा फ्रेश हो गई। 6 to 7:30 मेरे म्यूजिक क्लास है। तो 7:30 के बाद भी मैं क्या करूँ, मैं सोचती थी। मतलब मैं अपने आप को मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत क्रिएटिव कुछ करना चाह रही थी कि कुछ करना है करके। वेरी गुड। तो ये अवेयरनेस बचपन से ही थी? हाँ, ऐसा शायद मेरा नेचर था या पता नहीं। तो अब मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है कि मैं कहीं ना कहीं आज भी कि एक ऐसा नेचर था कि कहीं ना कहीं एंगेज रहूं। मतलब ये आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट रहा है, दैट यू हैव ऑलवेज केप्ट योरसेल्फ एंगेज्ड। हाँ, या फिर मेरे एक भाई बड़ा है छोटा है, दोनों के साथ थोड़ी मस्ती मजाक की, पर तभी भी एंगेज। मतलब या कहीं नीचे से एक पैट उठा के लेके आए, उसके साथ बहुत खेले। फिर मम्मी का आने का टाइम हो गया तो सब कुछ छुपा के सब साफ कर दिया। वो सारी मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज है। अब बात करेंगे आपकी शादी, मैरिज कहाँ पे कैसे? मेरी शादी हुई 1990 में, लव मैरिज थी। तो मेरे हस्बैंड हरीन गोहिल जो मेरे बड़े भाई के बेस्ट फ्रेंड थे। ओके। तो वो मेरे घर पे आया करते थे। तो तब से मतलब लाइफ में जो पहला क्रश होता है, तो उनको देखा और मतलब मैं वेट करती थी। वो बाहर से बोल के चले गए कि मैं कल बुक दूंगा, तो मैं कल की वेट करूंगी। अभी आपने ही बोला वैशाली जी, जब कोई कपल अपनी इच्छा से शादी करता है तो बाकी के सब लोगों का रोल आता है ऑडियंस का।
कि अब ये दो लोग इकट्ठा होके क्या करेंगे, एवरीबडी इज कीन टू नो अब क्या। तो जाहिर है आपके साथ भी वही हुआ। तो अब बारी आती है आपकी, आपके सिलेक्टेड हस्बैंड के साथ की जिंदगी की। अब कहाँ से शुरुआत? शादी के बाद के मतलब जैसे नई नवेली दुल्हन आई और बहुत सारे सपने लेके, और वो सारा वैसे ही था जो फिल्मों में दिखाते हैं। पर जैसे हम वही फिल्मों में देखते हैं ना कि आटे दाल का पता चलेगा, तो एक्चुअली वैसा भी नहीं था। वी वर मतलब हमारी अच्छी फैमिली थी, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि मिडिल क्लास और खा पी के खुश है। पर क्योंकि मुझे लगता है कि हम ज़्यादा एम्बिशियस थे। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही ऐसे सोचे थे कि ये लाइफ पूरी अच्छे से मेहनत अभी करेंगे, तो कल अगर फैमिली प्लान करते हैं तो बच्चों के लिए कुछ करना है। ये आप दोनों का थॉट था? हाँ, दोनों का थॉट। तो फिर यहाँ से मेरे फादर इन लॉ हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि अगर यहाँ सूरत में रहोगे तो मतलब पूरी वो जुड़ नहीं पाएगी। कि अगर पेरेंट्स की साइड से वो मैं डिस्टर्ब रहूँ तो लाइफ में साइड जल्दी नहीं हो पाएंगे ये लोग बिजनेस में। तो तब उन्होंने हमारे लिए एक शॉप खोली थी, फुटवेयर शॉप थी हमारी। वो अहमदाबाद में हम लोगों को शिफ्ट किया था। फिर अहमदाबाद में जब शिफ्ट हुए तो मुझे लगता है कि अभी की जो मेरी कैरियर है उसका बेस अहमदाबाद से है। अच्छा, उसका बेस है अहमदाबाद? मुझे ऐसा लग रहा है। कैसे? कि जैसे तभी मेरे हस्बैंड की शॉप थी फुटवेयर की, तो वो मॉर्निंग से चले जाते थे। मैं घर पे फिर फ्री हूँ तो क्या करूँ, और मुझे तब एक ऐसा था कि भाई मैं कुछ फाइनेंशियली हेल्प करूं मेरे हस्बैंड को। छोटे मोटे बहुत सारे काम ऐसे किए, जैसे जो हम हवाबान हर डे खाते हैं उनका पैकेट पैक करना। फिर उसके बाद थोड़ा सोचा कि अभी थोड़ा कुछ और मैं ज़्यादा कुछ कर सकती हूँ, तो उसके बाद में मैं हैंडवर्क के वो जो चनिया चोली हम लोग नवरात्रि में पहनते हैं उसमें कांच टांगते हैं, वो धागे वजन पे लेके आओ, वो सारा काम थोड़े टाइम मैंने वो किया। पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था कि ठीक है ये मोनोटोनस काम मैं कर रही हूँ। अभी पैक कर रही हूँ या फिर कांच टांक रही हूँ। फिर थोड़ा मैंने सोचा कि मैं ब्यूटी पार्लर का कुछ ज्वाइन कर लूँ। मेरी 2-3 फ्रेंड बन गई। ये जो भी आपने सोचा, हाँ, ये सोच के पीछे फाइनेंशियल सपोर्ट था कि आपके एम्बिशन थे? नहीं, दोनों ही थे। मेन चीज अभी मैं मना भी नहीं करूंगी, मेन चीज ऐसा फाइनेंशियल सपोर्ट था। अच्छा, आप ऐसा सोच रहे थे कि मैं अपने हस्बैंड को हेल्प करूं? थोड़ा हेल्प किया। आपकी सोच ये थी कि अब मैं खुद के पैरों पे खड़ी रहूं? नहीं, खुद के पैरों की बात नहीं थी तभी। फाइनेंशियल मैं अभी सपोर्ट करूं ऐसा मैं लग रहा था। और मुझे लगता है कि बहुत जब छोटे होते हो तो आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। सही है। वो थोड़ा काम करने के बाद में एक कॉन्फिडेंस आता है। जब लोग अप्रिशिएट करते हैं तो आपको धीरे धीरे लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ और इससे ज्यादा भी मैं कर सकती हूँ। तो उसके बाद में मेरा एम्बिशन धीरे धीरे ये बढ़ गया कि अगर मैं पूरा दिन काम कर रही हूँ तो थोड़ा और पैसा चाहिए, पैसा कमाऊँ, ऐसा कुछ काम कर सकूँ, थोड़ा क्रिएटिव करूँ। ऐसा करते करते मैंने पार्लर का कोर्स ज्वाइन किया। पार्लर में भी मैं पूरे दिन में मैं पार्लर में रहती थी। वो दीदी थी एक अपर्णा मैम करके थी, उनके पास किया था एडोन ब्यूटी पार्लर, तो वो ब्राह्मण थे। उसके बाद में वो टाइम पे मैंने मतलब बेबी कैरी किया वहाँ पर। तभी भी मैंने ऐसा सोचा कि मैं अभी क्या करूँ। और वो जो ब्राह्मण टीचर थी वो ऐसे बोली कि तू मेरे घर पे खाना खा लेगी तो कुछ नहीं जाएगा, मेरा तो पुण्य हो जाएगा, ऐसे करके। और वो मुझे बेटी मानते थे। तो इसके लिए मैंने पार्लर के साथ में हेयर स्टाइल फ्लावर्स का जो क्लास वहाँ पर कोई छोटे छोटे बनाते हैं जो अभी आजकल शादियों में खूब चलते हैं, हेयर स्टाइल में डालते थे, वो शुरू किया। मैं सीखी, मैं वहीं पर सीखती थी। फिर 5 बजे घर जाऊँ तो 5 बजे जाते जाते रास्ते में एक वो मोतियों के सेट वाले एक अंकल की शॉप मिल गई। तो मैंने उनको बोला कि मैं कर सकती हूँ, मैं बना के दे जाऊंगी। तो 5 बजे लेके जाऊँ, घर जाके मैं 4 घंटे में क्या करूँ। तो वो बनाती थी। वो सब बहुत सारे काम किए, कुछ तो मुझे याद भी नहीं अभी। ऐसे काम करते करते फिर मुझे 7वां महीना हो गया। फिर हम लोग सूरत आ गए। वापिस सूरत में आना, अब यहाँ पे प्रोफेशनली क्या शुरू किया? जब सूरत आ गए हम लोग तो मेरा 7वां महीना चल रहा था। और ऐसे बोले कि शादी भी ऐसे कर लिए तो कुछ एक फंक्शन करते हैं, सबको साथ में मिलते हैं, ये करके फैमिली फंक्शन कुछ करते हैं। वो सारा श्रीमंत का सब रखा। और तभी जो मैंने ब्रोच सीखा हुआ था मैंने, तो मैंने तभी भी मुझे याद है कि मैं मार्केट गई और थोड़ा सा मटेरियल लेके आई कि इसको मैं बना के तो देखती हूँ ना अभी खुद के, मतलब मैं अभी तो बहुत छोटी अमाउंट के मैं 2-3 फ्लावर बनाए,
सैंपल के बनाए, अभी इसको सेल कहाँ करूँ, जो कि चीज़ सूरत के लिए बहुत नई है। और मुझे ये कहते हुए आज तो बहुत प्राउड हुआ कि वो सूरत में चीज़ मैंने शुरू की थी। हेयर स्टाइल के फ्लावर्स कभी भी सूरत में आते ही नहीं थे। अच्छा, तो सूरत में मैन्युफैक्चरिंग उसका, हाँ नहीं, सूरत में उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं रही थी। कहीं बाहर से आते होंगे या कुछ भी। तो मैंने वो बनाना शुरू किया, 3-4 पीस मैंने बनाए। फिर हम लोग चौटा बाजार के पास में रहते थे। तो मुझे याद है मेरा 8वां महीना चल रहा है, मम्मी बोल रही, मतलब मेरे मदर इन लॉ और वो मेरी सास जो, तो एक बात मैं छोटी सी बताना चाहूँगी कि कभी भी मेरे फादर इन लॉ थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट थे, पर मेरी मदर इन लॉ ऐसी थी कि मेरा और हरिन का झगड़ा एक बार हो जाए तो वो मेरी साइड लेती थी। आजकल के जनरेशन में एक नया पैटर्न डल रहा है कि सिर्फ लड़का चाहिए। वी डोंट वांट फैमिली, वी वांट ओनली ईदर ब्राइड और अ ग्रूम। और आप बात कर रहे हो फैमिली सपोर्ट की, तो ये शो पे हम ये बात वापस क्लियर कर रहे हैं कि हम शादी इंसान से नहीं, उसकी फैमिली से करते हैं। इसलिए इस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। और आप उसका एग्जाम्पल हो दैट फैमिली सपोर्ट इज मस्ट। बहुत सारी ये शो देखने वाली महिलाएं बहुत बार बोलती है मजा नहीं आ रहा है, जिंदगी अच्छी खासी चल रही है, सब है, व्यवस्था है, सुख है, साधन है, फैमिली है, फिर भी उनको भी यही रहता है मजा नहीं आ रहा है, नहीं ये नहीं, नहीं ये मजा नहीं। आप भी उसी बात पे आ रहे हैं कि जब तक इंसान को मजा नहीं आता। तो अब मेरा क्वेश्चन है, आपको मजा कहाँ आया? मज़ा मुझे तब आया जो मैं बहुत सालों से, जैसे मैं बचपन से जो म्यूज़िक सीखी थी वो जब मेरी लाइफ में धीरे धीरे फिर से एंटर होने लगा। मेरी शादी को जैसे 25 साल हुए थे और अभी मतलब 22 साल हो चुके थे और 22 साल से मैं संगीत से डिटैच हो चुकी थी, क्योंकि वो पूरा इसमें भाग दौड़ में कि ये करूँ वो करूँ वो करूँ, पर सही पकड़ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या एज अ वैशाली गोहिल क्या करना चाहती थी। मेरी जर्नी शुरू ऐसे हुई कि एक मेरे फेसबुक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे ऐसे ही पूछा कि तू सिंगिंग करती है? और मैंने बोला कि हाँ करती हूँ, मेरा मतलब मेरी आवाज़ भी अच्छी है और छोटे बड़े जो जैसे कास्ट के फंक्शन में मैं गाती हूँ। तो बोले इवेंट कंपनी खोलते हैं, साथ में काम करते हैं और अपने म्यूज़िक के प्रोग्राम करेंगे। फिर उनके साथ में मैंने काम शुरू किया और सब 2-3 चीज़ें साथ में होती गई। जैसे मेरी जेठ की लड़की है, उन्होंने उसके कोई कंपटीशन में कोई म्यूज़िक के सर मिल गए, तो वो बोल के आई कि मेरे काकी बहुत अच्छा गाते हैं अभी, तो मैं आपको कांटेक्ट नंबर दूँ। ऐसे करके सब चीज़ें जब होनी होगी तो सब साथ में होती गई, मतलब पूरा माहौल बन गया। तो माहौल मतलब जब ऑटोमेटिकली सब सपोर्ट में आने लगा तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं म्यूजिक से जुड़ रही हूँ। मार्केट में मैं 3 बजे तक बैठती हूँ, बैक ऑफिस का काम करके मैं 5 बजे घर जाने के बाद मैं म्यूजिक में इन्वॉल्व होने लगी। फिर कि शाम को तभी भी स्टॉक मार्केट तो शुरू है, पर तब मुझे इसमें लगा कि जो मैं ढूंढ रही हूँ, मैं म्यूजिक के साथ बहुत खुश हूँ और मेरा बहुत मतलब जो सही में मुझे चाहिए था। फिर मैंने ऐसा सोचा कि अगर एट द एज ऑफ अराउंड 42 होगी शायद, तो मैंने सोचा कि 42 की एज पे मुझे क्या करना है वो पहले मुझे क्लियर करना होगा। अभी रुकते हैं, एज की बात निकली है तो रुकते हैं। 40 पे आके तो महिलाएं ये सोचती है कि अपना दौर खत्म हो गया, बस अब जिंदगी खत्म हुई, अब 40 हो गए और आप 42 की उम्र में अभी शुरुआत की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई मैसेज महिलाओं के लिए? लाइफ बिगिंस एट 40। लाइफ बिगिंस एट 40, बहुत ही पुरानी और सही बात। और तब एक ये चीज़ होती है कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि ख़त्म होता है, वो ख़त्म नहीं होता, वो शुरू होता है। क्योंकि आप फैमिली की जो पूरी आपकी जो जिम्मेदारी है उससे वो ख़त्म करके कहीं ना कहीं फैमिली में अपना एक स्टैंड बना चुके होते हैं। आपको अपना घर सही में लगने लगता है। स्टार्टिंग के बहुत साल तो आप बहू ही रहते हैं, या फिर बेटी ससुराल गई हुई बेटी रहे। तो 40 की एज पे सही में शुरू होता है कि अब आपका एक स्टैंड होता है घर पे, आपके व्यूज़ बहुत क्लियर होते हैं और आपके पास इतनी आप भी खुल के बता सकते हैं कि मुझे क्या मैच्योरिटी आती है। परफेक्ट। वैशाली जी, अब हम बात करेंगे विमेन एम्पावरमेंट। आप एक एग्जाम्पल हो एक ऐसी महिला का जिसने खुद को साबित करने के लिए अपने 25 साल लगा दिए। खुद की जो कामयाबी थी, 25 साल तक इतना हार्डवर्क करना, अपने लिए ये रास्ता बनाना कोई आसान काम रहा नहीं है। इस पूरी जर्नी से मैं चाहती हूँ ये जितने लोग ये शो देख रहे हैं, वीमेन एम्पावरमेंट में
आप कौन सी 3 चीज आगे रखना चाहते हो जो नई महिला आपको देख के इंस्पायर होगी इस शो पे, जो हमारा इंटेंशन है, क्या करना चाहिए जिससे सक्सेस उनको भी मिले? पूजा, मैं 3 चीज़ बताना चाहूँगी। 3, एक तो सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा हर चीज़ में सबसे पहले, अगर आप मान लो आज मैं बोलती हूँ तो स्टेज पे बोलना एक, तो उसके पीछे मेन कॉन्फिडेंस होता है। किसी के सामने आप प्रेजेंट भी हो रहे हो तो वो कॉन्फिडेंस होता है। तो कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर, वो एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा ज़रूरी है, कोई भी काम के ऊपर डटे रहो। मेरी लाइफ में जितने भी मैंने काम किया हुआ है, और कई लोग अभी तो मुझे कोई नहीं पूछता कि तूने वो वाला क्यों छोड़ दिया, वो वाला, क्योंकि सबको मैंने हाइट पे लाके छोड़ा था। तो वो ऐसा नहीं था कि बीच में से मैंने हार के छोड़ा, वैसा एक भी काम नहीं था। तो कोई भी चीज़ अगर लाइफ में कर रहे हो तो उसके ऊपर डटे रहो, एंड तक जाओ। हाँ, एंड तक जाओ तो उसका रिजल्ट आपको मिलता ही मिलता है। और कोई चीज़ अगर ऐसी लाइफ में हो जाए कि एक आधा बिजनेस मान लो आपका नहीं चला और आप डिप्रेशन में चले जाओ या फिर आपको नेगेटिव फीलिंग आने लगे, तो उसको ऐसे ट्रेनिंग पीरियड ले लो। कई बार क्या होता है कि कोई मटेरियलाइज नहीं होती है कोई बात, उसके ऊपर आपने बहुत मेहनत की है, पर तभी भी वो चीज़ आपके बैक ऑफ द माइंड स्टोर होती है, आपके पर्सनालिटी को वो स्ट्रॉन्ग करती ही है। यस, उसको लर्निंग के लिए लो। तीसरी बात, सब चीज़ें सॉफ्टली करो। ये तो एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। वो तो आपका ये मैसेज है कि सक्सेस को डाइजेस्ट करना है, क्योंकि अब महिलाएं सक्सेस हो रही है तो थोड़ा सा वो पार्ट भी अभी मिसिंग होना शुरू हो रहा है। हाँ, परफेक्ट। तो ये 3 चीजें आपने बताई। अब बात करते हैं आपके प्रोफेशन में। आप ढेर लोगों को मिलते हैं, आपके लाइफ में हजारों लोगों को आप फेस करते हैं, कम्युनिटीज को। अभी आपका जो नया प्रोफेशन है, तो आपने सोसाइटी को बहुत नज़दीक से देखा है। अगर कोई चेंज हम लाना चाहे तो आपके हिसाब से व्हाट चेंज वी शुड ब्रिंग इन सोसाइटी? क्या चेंज होना चाहिए वैशाली? एक सोशल मैसेज मैं देना चाहूँगी कि जैसे मेरी 2 बेटियां हैं, और अपने अनुभव से मैं बोल रही हूँ कि जैसे कई कम्युनिटी में आज कल बेटे की बहुत चाह है, तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि बेटे की चाह में जो बेटियों को मार रहे हो वो रोक दो। बेटियां अपनी है, अच्छे से अपना लो। बेटियां रहेगी तो बहुएं आएगी, बेटियां रहेगी तो बहुएं आएगी। सही बात। बहुत मज़ा आया वैशाली, यू आर ऑनेस्ट पर्सन। इस शो पे काफ़ी महिलाएं आई, बहुत सी बातें हमने की, मगर आपने हर चीज़ को ऑनेस्टली बताया। आपकी लाइफ की इतनी लंबी जर्नी जो आपने हमारे साथ शेयर की, आई एम श्योर जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनकी लाइफ से कुछ ना कुछ ज़रूर कनेक्ट होगा। इट वॉज ऑनर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। तो वैशाली जी, नाउ वी आर एट द ब्यूटीफुल मोमेंट। दिस इज टियारा फ्रॉम रोशनी टीम। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। नाउ आप हमारे साथ शो पे है, तो हम सबका, जितने देख रहे हैं, उनका हक बनता है आपकी आवाज में एक छोटा सा गाना सुने। ओरे ओरे पारे बड़ा तुम काले ओड़ी जाश रे, मारी हाटू रही जाने आज निरात, के ओलियाम्बली ने पीपड़ी रे, हे ओलियाम्बली ने पीपड़ी रे, जोशे तारी वाट रे, भेड़ा मड़ी कर शो में फरियाद, मेरी लाड़की ने, मारी लाड़की ने, मारी लाड़की विना लकड़ी हवे झाली ले मारो हाथ। हमारे साथ जुड़ेंगे हिमानी साड़ीज के ओनर कैलाश जी हाकिम। आइए उनका स्वागत करते हैं। आज की गिफ्ट स्पॉन्सर की गई है VLCC इंस्टीट्यूट, धरती नमकीन्स, हिमानी साड़ीज उनके ओनर द्वारा और नेचर केयर क्लिनिक की ओर से। कहते हैं 40 इज बेस्ट इफ यू वर्क लाइक 25। अगर 40 की उम्र में जब लाइफ का ड्रीम फेस चल रहा है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू वर्क, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट,
क्योंकि हमने ग्रेसफुली लाइफ की सभी जवाबदारियों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ख़त्म कर दिया है। एंड नाउ इट इज़ योर टाइम, इट इज़ योर टाइम टू फाइंड आउट कि अब आप खुद के लिए, सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हैं। सो रिमेंबर वेल, कहने वाले ने खूब कहा है, लाइफ बिगिन्स एट 40।